हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम सीए फाइनल ओल्ड कोर्स में सब्जेक्ट नंबर 5 एएमए का अभी तक रिवीजन कर रहे थे। लेकिन इस क्लास में हम सब्जेक्ट नंबर 5 की जगह सब्जेक्ट नंबर 7 जिसका नाम डायरेक्ट टैक्स लॉज है उसका रिवीजन करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट टैक्स लॉज का सबसे पहले चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 12 बीबी सर्गी कॉम्पैक्ट के हिसाब से, ठीक है, जिसका नाम है टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हम देखेंगे क्या आज इस वीडियो में, सबसे पहला चैप्टर टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कि पॉलिटिकल पार्टीज का की इनकम का पर किस हिसाब से टैक्स लगता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम के लिए हमारा सेक्शन आता है 13A, ठीक है। सेक्शन 13A के हिसाब से हम पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम पर टैक्स लगाते हैं। तो सेक्शन 30 में बता रखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कुछ इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट है अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो पहले हम देखते हैं कौन सी इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो आपकी जो फुल्ली एग्जेम्प्ट इनकम है वो है, पहली हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हुई है, दूसरी आपकी कैपिटल गेन जो भी है, तीसरा अदर सोर्सेज से जो भी इनकम हुई है, ठीक है। अदर सोर्सेज में इंक्लूडिंग डोनेशन मींस जो भी आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, वॉलंटरी डोनेशन रिसीव हुआ है पॉलिटिकल पार्टी को, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अब ये चारों चीजें आपकी कब एग्जेम्प्ट होंगी? ये चारों चीजें आपकी जब ही एग्जेम्प्ट होंगी जब ऊपर लिखी हुई कंडीशंस को पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल करती है। तो क्या क्या कंडीशन है? पहली है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी मेंटेन करनी होंगी बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। दूसरी, उसे वो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने होंगे, ठीक है। तीसरी, अगर पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 से ऊपर का कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है किसी भी पर्सन से, तो उसे उन सभी पर्सनों के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे और रखने पड़ेंगे। किनके? जिनसे उसे 20,000 रुपए से ऊपर डोनेशन रिसीव हुआ है। तो रिकॉर्ड्स में उसे क्या क्या करना है? नेम, एड्रेस ऑफ डोनर या पैन नंबर वगैरह ये सब रखनी होंगी, ठीक है। चौथी कंडीशन है आपकी, अगर पॉलिटिकल पार्टी को 2,000 से ज्यादा का डोनेशन मिलता है, अगर पॉलिटिकल पार्टी को 2,000 से ज्यादा का डोनेशन मिलता है तो उसे अदर देन कैश ही लेना है। उसे रिसीव जो करेगा वो अदर देन कैश ही रिसीव करेगा। क्या भी रखा है, जैसे 2,000 से ऊपर का मिलता है तो भाई अकाउंट पे चेक, ठीक है, भाई अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड मींस अदर देन कैश ही उसे रिसीव करना है अगर 2,000 से ऊपर का उसे डोनेशन मिलता है। मींस पॉलिटिकल पार्टी 2,000 रुपए तक कैश में रिसीव कर सकती है। 2,000 से ऊपर जितने भी डोनेशन उसे मिलेगा उसे अदर देन कैश ही रिसीव करना है। और 20,000 से ऊपर का अगर उसे डोनेशन मिला है तो उसे उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट उसे मेंटेन करनी है और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवानी है। अगर ये सब कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसकी चार इनकम फुल्ली एग्जाम्प्ट होंगी। पहली हाउस प्रॉपर्टी, दूसरी कैपिटल गेन, तीसरी अदर सोर्सेस, चौथी जो डोनेशन रिसीव हुआ है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज में सैलरी की इनकम पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये आप भली बात ही जानते हैं। और अब उसकी जो भी इनकम होगी बिजनेस एंड प्रोफेशन से वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। पॉलिटिकल पार्टी अगर अपनी कोई इनकम करता है बिजनेस एंड प्रोफेशन से तो वो उसकी फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो इंसान पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देता है तो वो उसका 100% डिडक्शन ले सकता है, 100% डिडक्शन ले सकता है। किसमें लेगा? डोनर आपका डिडक्शन सेक्शन, या तो वो लेगा सेक्शन 80 जीजीबी में या लेगा सेक्शन 80 जीजीसी में, ठीक है। इन दोनों सेक्शनों में से किसी में भी वो ले सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन है क्या कि वो डोनर
कैश में डोनेशन नहीं देगा पॉलिटिकल पार्टीज को। मीन्स डोनर को अगर सेक्शन 80 जीजीबी या 80 जीजीसी की डिडक्शन लेनी है तो उसे डोनेशन जो देना है वो अदर देन कैश ही देना है। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से देना है या चेक के माध्यम से देना है, अकाउंट पे चेक के माध्यम से, उन सब से। ठीक है। अब 80 जीजीबी जो होती है आपकी वो एप्लीकेबल होती है इंडियन कंपनीज पे। मीन्स अगर कोई इंडियन कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है तो उसे 80 जीजीबी के तहत डिडक्शन मिलेगी और अदर एसएससी के लिए 80 जीजीसी के लिए। ठीक है, ठीक है। और ये 80 जीजीबी और 80 जीजीसी ये आपकी किन किन के लिए मिलती है? एक तो पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन पे मिलती है और दूसरी इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर कोई डोनेशन कराए उस पर भी हमें इन दोनों की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। और पॉलिटिकल एक और कंडीशन है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी अप टू द ड्यू डेट। ठीक है, अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग करनी होगी, तभी उसे जो एग्जेम्पशन मिलेगी काएगी 13A की। तो कुल मिला के जो 13A में एग्जेम्पशन दे रखी है, जो 4 हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस ऑफ डोनेशन की जब भी मिलेगी जब वो 5 कंडीशन फुलफिल करेगी। पहली मेंटेन करेगी बुक्स ऑफ अकाउंट, दूसरा ऑडिट करवाएगी उसका, तीसरा आपका 20,000 से ऊपर अगर रिसीव होता है तो उसके रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, चौथा आपका 2,000 से ऊपर वो कैश में डोनेशन नहीं ले सकती, पांचवा आपका उसे रिटर्न फाइल करनी होगी अप टू द ड्यू डेट। ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, इसका नाम है टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब ये इलेक्टोरल ट्रस्ट होते क्या है? सबसे पहली बात तो इलेक्टोरल ट्रस्ट कुछ नहीं, ये वो ट्रस्ट होते हैं जो कि डोनेशन रिसीव करते हैं, लेकिन जो जितना भी डोनेशन आया वो फुल्ली यूटिलाइज करेंगे काहे में? डोनेशन देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए ही यूज में होंगे, करेंगे उस पेमेंट को। जो भी इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन मिला है वो उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, वो उसे काय में खर्च करेंगे, वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने में ही खर्च करेंगे। मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज आपकी कई हो सकती हैं, छोटी छोटी, और इलेक्टोरल ट्रस्ट आपके एक बड़ा वो होगी संस्था जो कि आपकी छोटी छोटी पार्टियों को डोनेशन देती है, जो भी आपकी छोटी छोटी पार्टियों को डोनेशन देती है। ठीक है, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो सेक्शन लगता है वो सेक्शन लगता है इलेक्टोरल ट्रस्ट पे सेक्शन 13B। ठीक है, टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो इसमें क्या है? इसमें इलेक्टोरल ट्रस्ट की केवल और केवल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो रिसीव हुआ है वो वाली एग्जेम्प्ट है। केवल और केवल वॉलंटरी जो कंट्रीब्यूशन उसे रिसीव हुआ है बाय इलेक्टोरल ट्रस्ट वो ही एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है कि वो कब एग्जेम्प्ट होगा। तो उसकी कंडीशन है कि अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देते तो ही उसकी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, और अदर जो भी इनकम आएगी एक्सेप्ट वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वो सब टैक्सेबल होगी इसकी। ठीक है, इलेक्टोरल ट्रस्ट की केवल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होगा अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और बाकी की जितनी इनकम है वो सब टैक्सेबल होंगी। तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को एग्जेम्प्ट करवाने के लिए क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं। तो सिंपल सी कंडीशन है, पहली कि उसे जो सीजी ने रूल्स दिए उसके हिसाब से काम करना है। दूसरी, जितना उसे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला इस साल और जितना उसका पुराना बचा हुआ है उसका कम से कम 95% उसे डोनेट करना है, किसे? टू द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मींस अगर उसे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अपना एग्जेम्प्ट करवाना है तो दो कंडीशन है, पहली 95% या उससे ज्यादा हमें डोनेट करना होगा पॉलिटिकल पार्टीज को, दूसरा उसे जो भी सीजी ने रूल्स प्रेस्क्राइब करे हुए हैं उसके हिसाब से फंक्शन करना होगा। अब जो 95% का आएगा तो वो पहले ही बता चुका हूँ, डोनेशन ऑफ द करेंट ईयर अलोंग विद सरप्लस
brought forward from the earlier years. ठीक है, 80 GGB और 80 GGC की सेम कंडीशन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज में थी वही यहाँ पे है, ठीक है। और ओनली डोनेशन ही एग्जेम्प्ट होगा, अदर इनकम लाइक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ETC फुल्ली टैक्सेबल फॉर इलेक्टोरल ट्रस्ट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन कौन कौन दे सकता है? इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन कौन कौन दे सकता है और कौन कौन नहीं दे सकता, हम वो देखेंगे। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो डोनेशन दे सकता है वो कौन कौन है? एक तो इंडिविजुअल जो कि सिटीजन हो इंडिया का, ठीक है। दूसरा कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है इन इंडिया, मींस इंडियन कंपनी। तीसरा आपकी कोई फर्म या HUF या आपका AOP BOI या रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। मींस सिंपल सी इलेक्टोरल ट्रस्ट आपका कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं इंडिविजुअल्स है, इंडियन इंडिविजुअल्स है, इंडियन कंपनीज है, इंडियन फर्म HUF AOP BOI, ठीक है। अब जब किससे कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, सेल नॉट एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन, तो उसमें सिंपल सा है कि किसी भी ऐसे इंडिविजुअल से डोनेशन नहीं ले सकता जो सिटीजन नहीं है इंडिया का, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, मींस किसी भी आउटसाइडर इंडिविजुअल से वो डोनेशन नहीं ले सकता। दूसरा, वो किसी अदर इलेक्टोरल ट्रस्ट से डोनेशन नहीं ले सकता, ठीक है। वो किसी अदर ट्रस्ट इलेक्टोरल ट्रस्ट से भी डोनेशन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेट करना होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है। तीसरा, वो किसी गवर्नमेंट कंपनी से भी डोनेशन नहीं ले सकता, इंडियन गवर्नमेंट कंपनी से भी वो डोनेशन नहीं ले सकता। चौथा, वो उन सभी चीजों से डोनेशन, उन सभी व्यक्तियों से डोनेशन नहीं ले सकता जहां पे फंडिंग है फॉरेन सोर्स, जहां पे फॉरेन फंडिंग है, ठीक है, जहां पे फॉरेन फंडिंग है। और इसमें भी आपके वही सब नियम है कि उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी, ऑडिट करवानी पड़ेगी और अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी ऑन अ ड्यू डेट। जैसे अगर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का एग्जाम्पशन लेनी है तो उसे तीन कंडीशन और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। दूसरी, उसे ऑडिट करवानी पड़ेगी। तीसरी, उसे अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी विद इन अ ड्यू डेट, ठीक है। अब क्या है, एक और कंडीशन है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है वो कैश में कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, इलेक्टोरल ट्रस्ट कैश में कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, ठीक है। तो दोबारा से हम एक बार सिंपल से वे में समझते हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट का कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट होती है? केवल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अदर इनकम टैक्सेबल होती है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट करवाने के लिए दो कंडीशन है कि 95% ऑफ द डोनेशन, सीधा कहूंगा मैं डोनेशन में आपका क्या है, करेंट ईयर का प्लस जो प्रीवियस ईयर का फॉरवर्ड डोनेशन है वो वाला बैलेंस जो डोनेशन है, ठीक है, उसका 95% या उससे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रांसफर करें। और दूसरा, वो CG के रूल्स के हिसाब से फंक्शन करें, ठीक है। इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए कुछ कंडीशन और है, जैसे कि उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, दूसरी उसे ऑडिट करवानी है, तीसरी उसे अपनी रिटर्न फाइल करनी है ऑन अ ड्यू डेट, ठीक है। एक और कंडीशन है इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए कि क्या है कि वो डोनेशन नहीं ले सकता इन कैश, मींस अदर देन कैश वो डोनेशन रिसीव करेगा, ठीक है। डोनर जो भी है इलेक्टोरल ट्रस्ट में जिसने डोनेशन दिया है उसे 80 GGB और 80 GGC का डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट किससे डोनेशन रिसीव कर सकता है? तो वो है आपका इंडिविजुअल जो कि इंडियन सिटीजन हो, इंडियन कंपनी हो, फर्म हो, HUF हो, AOB हो, BOI हो, ठीक है। इससे नहीं कर सकता फॉरेन कंट्री के इंडिविजुअल से, दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट से, गवर्नमेंट कंपनी से, या उन सभी पर्सन से जहां पे फंडिंग आपकी कहां से आ रही है, फॉरेन सोर्स से, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है जो इस बुक में नहीं दे रखा, वो है कि अगर जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है उसका रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए होता है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मैक्सिमम 3 साल के लिए होता है। हर 3 साल बाद हमें अपना रिन्यूअल करवाना पड़ता है इलेक्टोरल ट्रस्ट का, ठीक है।
मीन्स तीसरे साल में हमें रिन्यूअल की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जब जाके वो रिन्यू होगा। मीन्स मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन पीरियड कितना है इलेक्टोरल ट्रस्ट का? 3 साल। इलेक्टोरल ट्रस्ट अपने अपने को चलाने के लिए, इलेक्टोरल ट्रस्ट जो अपना कार्य करेगा उसके लिए मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कितना कर सकता है? तो उसकी लिमिट है कि वो मैक्सिमम 5% तक एक्सपेंडिचर कर सकता है फॉर आवर वर्किंग। क्यों? क्योंकि 95% तो मिनिमम उसे ट्रांसफर करना होगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इसलिए मैक्सिमम वो 5% तक कर सकता है, जो कि उसे टोटल कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है उसका। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि इस जो 5% तो आपकी फर्स्ट पोजीशन होगी, दूसरी पोजीशन है कि वो मैक्सिमम आपका 5 लाख का कर सकता है एक्सपेंडिचर इन अ फर्स्ट ईयर, और उसके बाद 3 लाख का ही एक्सपेंडिचर कर सकता है। मींस इलेक्टोरल ट्रस्ट को अपने सारे खर्चे करने होंगे, वो करने होंगे मैक्सिमम 5 लाख फर्स्ट ईयर के लिए और दूसरा 3 लाख सेकेंड ईयर के लिए। और इन दोनों में आपकी लिमिट लगेगी 5% वाली भी, ठीक है। मीन्स 5% वाली लिमिट और 3 लाख और 5 लाख बीच एवरेज लोअर जो है वही आपका वो खर्चा कर सकता है, ठीक है। आपका जो इलेक्टोरल ट्रस्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब हम आएंगे सीधे ट्रस्ट वाले पे। अब हम आएंगे अपने सीधे टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट वाले चैप्टर पे, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर देखे। पहला हमने देखा टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा हमने देखा टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब हम तीसरा अपना देखते हैं टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट। इसमें टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट के लिए आपके 3 सेक्शन लगते हैं, सेक्शन 11, 12, 13, ठीक है। तो ट्रस्ट आपका जो है, ट्रस्ट में आपके 3 सेक्शन लगते हैं, 11, 12, 13। तो आप क्या है, ट्रस्ट आपका कौन सा होगा? चैरिटेबल वाला। जो भी आपके ट्रस्ट होते हैं वो चैरिटेबल वाले होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैरिटेबल? तो वो दे रखा है आपको सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 क्लॉज 15 में। तो चैरिटेबल का क्या मतलब होता है? रिलीफ ऑफ पुअर हो, एजुकेशन का कोई काम कर रहे हो, या योगा करवा रहे हो आप, या मेडिकल रिलीफ हो, या प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटर, सेल, फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ, या प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट फॉर द आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, ठीक है। आपके ये सब होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपके एक और चैरिटेबल में रखा गया है, वो क्या है? एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। मीन्स अगर कोई भी हम और काम कर रहे हैं जो इनमें फॉल नहीं हो रहा और वो जनरल पब्लिक को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो वो भी हम इसमें लेंगे। लेकिन इस एडवांसमेंट के लिए एक लिमिट और है, वो ये है कि अगर कोई ट्रस्ट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ अ जनरल पब्लिक यूटिलिटी करता है, तो वो ट्रस्ट उसके संग में बिजनेस नहीं कर सकता। वो ट्रस्ट उसके संग में बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन वो बिजनेस कर सकता है कब तक, कहां तक के लिए? जहां पे उसकी बिजनेस से रिसिप्ट इक्वल टू 20% है। अगर 20% से ज्यादा की आपकी रिसिप्ट हुई तो आपका जो चैरिटेबल ट्रस्ट का सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा। कब? जब आप चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर प्रोजेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी कर रहे हो तो, ठीक है। मींस एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर प्रोजेक्ट ऑफ जनरल यूटिलिटी का काम कर रहा है ट्रस्ट, तो वो मैक्सिमम 20% तक ही अपना बिजनेस कर सकता है, 20% तक ही बिजनेस कर सकता है। 20% का आएगा, तो 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट, जो भी उसकी टोटल रिसिप्ट है उसका 20%, ठीक है। अगर ये इससे ऊपर करता है, अगर ये इससे ऊपर करता है, तो एग्जेम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर ट्रेड ईयर।
हम उससे ट्रस्ट का सर्टिफिकेट नहीं छीनेंगे, लेकिन हाँ हम उसे एग्जेम्पशन भी नहीं देंगे उस साल हम उसे एग्जेम्पशन भी नहीं देंगे। ठीक है, तो अब एग्जेम्पशन इसमें जो दे रखी है वो आती है आपकी ट्रस्ट के मामले में। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में इनकम ऑफ ट्रस्ट। तो इनकम ऑफ ट्रस्ट आपकी जो फॉलोइंग इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट होती है, तो कौन सी है? पहली, कॉर्पस अगर कोई डोनेशन मिला है वो एग्जेम्प्ट होगा। ट्रस्ट को अगर कोई कॉर्पस डोनेशन मिला है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। उसके बाद जो बाकी के डोनेशन मिले हैं, बाकी की जो इनकम है उसका 15% तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, उसका 15% हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। और उसके बाद जो 85% बचा, अगर वो उस 85% में से अप्लाई करता है फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस इन इंडिया इन इंडिया इन इंडिया, तो ही उसे वो जितना उसने अप्लाई करके उतनी एग्जेम्प्ट होगी इनकम, अदरवाइज उसे नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लगेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी ट्रस्ट के मामले में आपकी इनकम एग्जाम्प्ट हुई? पहली, अगर कोई कॉर्पस डोनेशन मिलता है वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है विदाउट एनी लिमिट। दूसरी, बाकी की जो इनकम है उसका 15% उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। और तीसरी, 85% में से वो जितनी अप्लाई कर देगा फॉर चैरिटेबल पर्पस के लिए या रिलीजियस पर्पस के लिए इन इंडिया, वो आपकी एग्जाम्प्ट होगी। बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल होगा एज अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब अप्लाई? अब जो हमने देखा कि अप्लाइड कर दिया 85% में से, तो अप्लाइड का मींस क्या है? अप्लाइड का मींस है भले ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करें काय के लिए, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करें, अगर वो दोनों में से कुछ करता है वो आपका फुल्ली अप्लाइड माना जाएगा। ठीक है, डोनेशन टू अदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 में अगर देता है तो भी वो आपका अप्लाइड में माना जाएगा, या वो रीपेमेंट करता है लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, वो भी आपका अप्लाइड माना जाएगा। अब इसमें यहाँ पे आया था कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो वो अप्लाइड हो गया। हमने इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, हमने इस साल उसे अप्लाइड में ले लिया। अब क्या उसे नेक्स्ट ईयर जो उस पर डेप्रीसिएशन बनेगा उसे भी हम अप्लाइड में लेंगे? तो उसे नहीं लेंगे। सच एसेट्स कैन नॉट बी considered as applications while computing income tax। ठीक है, depreciation on such assets shall not be considered as application। हम उसे अप्लाइड में नहीं लेंगे। क्यों? अगर हम डेप्रीसिएशन को भी अप्लाइड में लेते हैं तो हम डबल जगह प्रॉफिट ले जाएंगे। ट्रस्ट को दो जगह बेनिफिट हो जाएगा, पहला जब हमने कैपिटल एसेट्स खरीदी, दूसरा वो उसका डेप्रीसिएशन पर प्रॉफिट ले जाएगा। इसलिए जो 12 प्रॉफिट को ना हो, डुअल प्रॉफिट ना हो ट्रस्ट के लिए, इस हमारे इन्होंने स्पेसिफिक क्या रखा है कि जो कैपिटल एसेट्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने पहले अप्लाइड में ले चुका है, उस पे हम डेप्रीसिएशन, उस पे लगे हुए डेप्रीसिएशन को हम अप्लाइड में नहीं लेंगे। ठीक है, अब आपका आता है क्या कोई ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को दे सकता है? वो हमने देख लिया, हाँ दे सकता है क्योंकि ऊपर दे रखा है। क्या कोई ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को एज अ कॉर्पस डोनेशन दे सकता है? तो वो नहीं दे सकता, तो वो नहीं दे सकता। रीजन भी क्यों क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो फुल्ली एग्जम्प्ट है, क्योंकि वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। ठीक है, तो मींस एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन तो दे सकता है, लेकिन वो डोनेशन कॉर्पस डोनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस ट्रस्ट के मामले में हमारा सेक्शन 40A आइए 48(3) 48(3)A अप्लाई होता है। मींस ये आपका क्या है? अगर आपने टीडीएस वगैरह नहीं काटा है या टाइम पे जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, 30% आपका उसमें उस साल आपको अप्लाइड में नहीं माना जाएगा, या आपके अप्लाइड कम माना जाएगा जब आप उसे जमा करवा देते हो या डिडक्ट कर लेते हो। ठीक है, और 48(3) आपका क्या है? आपने अगर 10,000 से ऊपर का किसी को पेमेंट कराया एक दिन में, तो वो भी आपका अप्लाइड में नहीं माना जाएगा। 48(3)A में आपका क्या है?
कि हमने पहले अप्लाई में मान लिया था, अब उसका पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर में जाके करें और वो 10,000 से ऊपर है इन अ सिंगल डे, तो वो भी आपका अप्लाई में उस टाइम नहीं माना जाएगा। मीन्स नेक्स्ट ईयर में जितना हमने ज्यादा पेमेंट करा है, जिस जो जो हमने 10,000 से ज्यादा पेमेंट करा है, वो आपको उतना इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इफ 85% कुड नॉट अप्लाई। अब क्या है, अगर ट्रस्ट 85% अप्लाई नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो हमने ऊपर देख रखा था कि अगर 85% वो अप्लाई नहीं करता है, मीन्स 85% से कम अप्लाई करता है, तो जो बैलेंस बचा है 85% में, वो आपका नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है। लेकिन उसकी कुछ एग्जेम्पशन है, कुछ पॉइंट है कि उसे उन पॉइंटों को देखते हुए हम उसे डीम टू बी अप्लाई मान लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट था आपका सिंपल सा, कि उसे वो इनकम रिसीव ही नहीं हुई। ट्रस्ट ने इनकम तो मान ली, लेकिन उसे पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। whole or any part of income has not been received means outstanding हो उसका डोनेशन। जब डोनेशन मिलेगी नहीं तो वो अप्लाई कहां से करेगा। तो इस केस में असेसी सबमिट करेगा एक डिक्लेरेशन टू द एओ अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, और बताएगा कि सच इनकम शैल बी अप्लाइड इन द ईयर, बताएगा कि मैं इस इनकम को अप्लाई करूंगा, अप्लाई ही करूंगा, लेकिन कब करूंगा, जब ये मेरे को रिसीव हो जाएगी, जब ये मेरे को रिसीव हो जाएगी, क्योंकि मैं अप्लाई जब तो कर पाऊंगा, क्योंकि जब मेरे पास हाथ में है ही नहीं पेमेंट, तो मैं अप्लाई क्या करूं। और इन द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर, मीन्स अगर ट्रस्ट को डोनेशन रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन ट्रस्ट ने उसे एज ए इनकम मान लिया है, ट्रस्ट ने उसे एज ए इनकम मान लिया है, तो असेसी को सिंपल से ईओ के पास जाना होगा, एक डिक्लेरेशन देनी होगी अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, और उसमें वो बताएगा कि मैं इस अमाउंट को अप्लाई करूंगा, लेकिन करूंगा कब, जब ये मेरे को रिसीव हो जाएगी उस ईयर में, या उसके नेक्स्ट ईयर में, या उसके नेक्स्ट ईयर में। अगर वो उसके नेक्स्ट ईयर में, तो उस बेसिस पे ईओ आपका दे देगा, और हम ये परमिशन दे देगा, और उसे हम मान लेंगे टीम टू भी अप्लाई ना करें दिया। लेकिन अगर वो जिस साल में रिसीव हुई या उसके नेक्स्ट ईयर तक असेसी ने या ट्रस्ट ने उसे अप्लाई नहीं करा, तो जो आपका पोर्शन था, जो हमने टीम अप्लाई माना था, वो आपकी इनकम बन जाएगी ऑफ द नेक्स्ट ईयर इन विच सम इज रिसीव्ड। मींस जो एक साल का बोनस पीरियड था, उस बोनस पीरियड में आपकी वो टैक्सेबल हो जाएगी, नॉर्मल टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अब आपका क्या है, और फॉर एनी अदर रीजन के लिए, इसके अलावा और कोई रीजन है, जैसा कि हमें मार्च के मंथ में एकदम ज्यादा पेमेंट मिल गया, 31 मार्च को आपको डोनेशन बहुत आ गया, अब 31 मार्च को तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो उस केस में है कि सेम प्रोसेस है कि हमें एओ को डिक्लेरेशन देनी है, ड्यू डेट तक देनी है, और उसमें हमें बताना है कि हम अप्लाई कर देंगे इन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। अगर वो आपका नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में नहीं होती अप्लाई, तो फिर वो आपकी नेक्स्ट ईयर में क्या मान ली जाएगी, इनकम। ठीक है, तो वो आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम। ठीक है, अब आपका पॉइंट आता है कि कोई ट्रस्ट चाहता है कि मैं अपना जो डोनेशन है वो इस साल अप्लाई ना करूं, वो मैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखना चाहता हूँ, कि मेरे को मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो ये तो है नहीं कि संग संग अप्लाई कर सकता हूँ मैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपका लंबे समय तक के लिए चलता है, तो वो अपना एक्यूमुलेट करना चाहता है उस पोर्शन को, कुछ स्पेसिफिक पोर्शन को स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक्यूमुलेट करना चाहता है, तो क्या ट्रस्ट कर सकता है, हाँ कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है। क्या कंडीशन है, क्या कह रहा है, तो कह रहा है वेयर 85% ऑफ इनकम इज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट, एक्यूमुलेट करना चाहता है या उसमें से कुछ पार्ट एक्यूमुलेट करना चाहता है, देन सच सेट अपार्ट इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम इफ, तो हम उसे इनकम में नहीं मानेंगे, मींस उसे हम अप्लाई मान लेंगे इफ
फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, क्या क्या कंडीशन है, वही है कि पहले उसे एओ को स्टेटमेंट देना होगा और उस स्टेटमेंट में उसे बताना पड़ेगा कि क्यों वो उसे अप्लाई नहीं कर रहा और अप्लाई क्यों नहीं कर रहा, और दूसरा वो किस पीरियड में जाके उसे अप्लाई करेगा या किस पीरियड के लिए वो उसे अप्लाई कर रहा है। अब ये जो पीरियड है जो मैक्सिमम आपको 5 साल तक मिल सकता है, मीन्स एक ट्रस्ट अपनी इनकम को एक्यूमुलेट कर सकता है मैक्स टू मैक्स 5 साल, मैक्स टू मैक्स 5 साल तक ही एक्यूमुलेट कर सकता है, 5 साल से ज्यादा वो एक्यूमुलेट नहीं कर सकता। मीन्स जब वो 5 साल एक्यूमुलेट कर सकता है तो मीन्स उसे अप्लाई करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, 6 साल का, क्योंकि 5 साल के लास्ट में 5 साल उसने माना कि मेरे को 5 साल तक एक्यूमुलेट करना है, तो अप्लाइड का एक अप्लाइड के लिए उसे एक बोनस ईयर दिया जाएगा 6 ईयर। तो मीन्स एक्यूमुलेशन तो मैक्स टू मैक्स 5 साल को होगा, लेकिन वो अप्लाइड कर सकते हैं 6 साल तक, लेकिन उसे डीम टू बी अप्लाइड मान लिया जाएगा करेंट ईयर में जिस साल की वो इनकम है, ठीक है। सच मनी शुड बी डिपॉजिटेड करनी होगी उसे एक स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में जो बता रखे हैं सेक्शन 11(5) में, और सच मनी शुड नॉट बी डोनेटेड टू एनी अदर ट्रस्ट, ठीक है। इस 3 कंडीशन है कि उसे एओ को बताना होगा किस पर्पस के लिए और कितने टाइम के लिए वो एक्यूमुलेट करना चाहता है। एक्यूमुलेट तो वो मैक्सिमम 5 साल के लिए कर सकता है, ठीक है। उसे उस एक्यूमुलेटेड अमाउंट को डिपॉजिट करवाना होगा एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में या सेफ इन्वेस्टमेंट में। उस एक्यूमुलेशन को वो डोनेट नहीं कर सकता किसी अदर ट्रस्ट को, ठीक है। अब क्या है सेक्शन क्या है 3, एग्जम्पशन विथड्रॉल इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। अब क्या है हमने सेक्शन 11(2) के हिसाब से एक्यूमुलेट तो कर लिया, लेकिन अब हम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वो आपकी विथड्रॉल हो जाएगी और वो उस जिस साल में विथड्रॉल होगी उस साल की वो इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। अब कौन कौन सी क्या क्या है कब कब विथड्रॉल होगी, तो जो क्या रखा है इज अप्लाइड टू पर्पस अदर देन द पर्पस फॉर व्हिच इट एक्यूमुलेट, मींस जो आपने पर्पस बता रखा था उसके अगेंस्ट आपने किसी और पर्पस में यूज कराए तो वो आपकी वायलेशन माना जाएगा और उस साल में वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। या हमने इन्वेस्ट कर दिया है किसी अदर मोड में, सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट ना करके हमने दूसरे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा उस ईयर में जिस साल में हमने इन्वेस्ट करा है, ठीक है। हमने यूटिलाइज नहीं करा 5 साल तक और इनका नेक्स्ट ईयर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड मीन्स 6 साल तक अगर हमने अप्लाई नहीं करा तो क्या है वो टैक्सेबल हो जाएगा, देन इट शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, दैट इज 6 ईयर में वो जाकर टैक्सेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने एक्यूमुलेट नहीं करा, वो अप्लाई नहीं करा। और टोटल कंडीशन क्या है, अगर आपने डोनेट कर दिया है, अगर आपने डोनेट कर दिया किसी अदर ट्रस्ट को तो वो भी आपकी वायलेशन हो जाएगी और उस ईयर में आपका इनकम बन जाएगी जिस साल में आपने डोनेट करा। तो कौन सी 4 कंडीशन है जिसमें आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, पहला आपने इन्वेस्टमेंट उस सेफ इन्वेस्टमेंट में नहीं करा, दूसरा आपने डोनेट कर दिया है उस अमाउंट को ट्रस्ट को, ठीक है, उस आपने डोनेट कर दिया उस अमाउंट को किसी दूसरे ट्रस्ट को, तीसरा आपने किसी अदर पर्पस के लिए यूज कर लिया है, चौथा आपने 6th ईयर तक अप्लाई नहीं करा, ठीक है। अब क्या है, क्या एओ डिनाइल कर सकता है, सेक्शन 39 बताते हैं डिनाइल ऑफ एग्जेम्पशन इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड अप टू द ड्यू डेट। अगर उसे 11(2) की एग्जाम्पशन लेनी है ट्रस्ट को तो पहला उसे एओ को स्टेटमेंट देना पड़ेगा और फाइल करनी होगी रिटर्न अप टू द ड्यू डेट, ठीक है। मींस 11(2) की उसे एग्जाम्पशन लेनी है तो उसे 2 काम और करने होंगे, पहले स्टेटमेंट फाइल करना होगा टू द एओ, नॉट फाइलिंग अप टू द, ठीक है, एओ को स्टेटमेंट देना होगा और दूसरा उसे रिटर्न फाइल करनी होगी, ये हम पहले ही देख चुके हैं।
अब नेक्स्ट पे आते हैं, सेक्शन 11(4) और 4 बिजनेस इनकम ऑफ ट्रस्ट, जो हम ऊपर बात कर चुके थे। बिजनेस इनकम ऑफ ट्रस्ट, अगर बिजनेस इनकम आपकी जो भी आ रही है वो आपकी अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव है और ट्रस्ट उसके सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, तो आपकी एग्जेम्पशन मिलेगी, उस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका जो था ना एडवांसमेंट वाले में, उसमें आपकी लिमिट है, उसमें हम मैक्स टू मैक्स 20% तक ही बिजनेस इनकम कर सकते हैं। अगर हम उससे ज्यादा की इनकम करेंगे तो उस साल आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, कि हम ऊपर देख चुके थे। कहाँ पे देखा था मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक और बार। ये एग्जाम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर दैट ईयर, एग्जाम्पशन ही नहीं मिलेगी, मीन्स आपने एक पैसा भी ऊपर कर दिया तो आपको जो एग्जाम्पशन मिलेगी वो कुछ नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर जो ये आपका अदर केसेस में योगा, एजुकेशन या एडवांसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट वगैरह के केसेस में आपकी जो बिजनेस इनकम हो रही है वो अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव है, तो आपका कितना भी परसेंटेज हो, कितनी भी आप बिजनेस इनकम कर रहे हो, अगर आप उसकी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो वो आपकी एग्जेम्पशन अवेलेबल रहेगी, ठीक है। अब कहता है इसमें कि एओ को असेसमेंट करते टाइम, एओ को असेसमेंट करते टाइम कुछ इनकम ऐसी मिल गई जो कि आपने दिखा नहीं रखी, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस, मींस अंदर इनकम दिखा रखी है बिजनेस में, तो एओ जब वो उस इनकम को इंक्रीज करेगा तो आप उस इनकम इंक्रीज इनकम के लिए सेक्शन 11 नहीं ले सकते, ठीक है। अब क्या है, अगर कोई सेक्शन 11 का फायदा लेता है तो वो सेक्शन 10 नहीं ले सकता, एक्सेप्ट सेक्शन 10(1) एंड 10(23)(c). मीन्स अगर कोई सेक्शन 11 की, कोई ट्रस्ट सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन ले रहा है तो उसे सेक्शन 10 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट 10(1), अगर कोई एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है उसकी उसे एग्जाम्पशन मिल जाएगी। दूसरी 10(23)(c), अगर उसे कोई एजुकेशनल या हेल्थ वगैरह की तरफ से इनकम हो रही है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका सेक्शन 12A कंडीशन फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11 और 12। तो जो आपको सेक्शन 11 की आपकी बेनिफिट कम मिलेगा, सिंपल सा ट्रस्ट आपका रजिस्टर होना चाहिए अंडर सेक्शन 12AA, और एग्जाम्पशन आपको जब से मिल जाएगी जब आपने एप्लीकेशन डाली है, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच एप्लीकेशन मेड, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ट्रस्ट की इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा निकलती है तो उसे ऑडिट करवानी पड़ेगी। ट्रस्ट की इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा निकलती है, ग्रॉस इनकम ना कि नेट, बिफोर क्लेमिंग एग्जाम्पशन अगर उसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा निकलती है तो ट्रस्ट को ऑडिट करवाना कंपलसरी है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट अमेंडमेंट आया आपका फाइनेंस एक्ट 2014 के हिसाब से। इसमें ये कहता है, अगर आपने ऊपर बता रखा था सेक्शन 12 में कि आपको एग्जाम्पशन उस दिन से मिलेगी जिस दिन से आपने एप्लीकेशन डाली, उस ईयर से मिलेगी। क्या हमें एग्जाम्पशन पीछे के ईयर से भी मिल सकती है? ऊपर के हिसाब से तो नहीं था, लेकिन अब इसमें एक अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट 2014 के तहत, उसमें वो कहता है आप उनकी भी ले सकते हो प्रीवियस ईयर की, लेकिन उसमें कंडीशन है क्या, पहली असेसमेंट इज पेंडिंग, असेसमेंट आपके पुराने ईयर के पेंडिंग होने चाहिए ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ, ना कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली, ठीक है। दूसरा,
आपकी जो एक्टिविटी है ट्रस्ट की इन अर्लियर असेसमेंट ईयर आर द सेम एज दोज ऑन द बेसिस व्हिच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड। ठीक है, मींस हम प्रीवियस ईयर में भी हम एग्जाम्शन ले सकते हैं। 11 और 12 की कंडीशन दो ही है। पहली पहली आपकी असेसमेंट आपका कंप्लीट नहीं हुआ हो पुराने ईयरों का अप टू द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दूसरी आपकी जो ऑब्जेक्टिव है ट्रस्ट का वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड नोट आपके इसमें क्या है, नो एक्शन अंडर सेक्शन 147 शैल बी टेकन बाय ईओ in case of such trust or institution for any pending assessment only for non-registration of such trust or institution for such assessment year। अब सेक्शन 147 के अंदर ईओ एक्शन नहीं ले सकता केवल किस भी आप पे कि आप पहले रजिस्टर नहीं थे और अब रजिस्टर हो। ठीक है, अब क्या है वो बेनिफिट लिया असेसमेंट ईयर का जो हमने बेनिफिट लिया वो अवेलेबल नहीं हुआ कब, जब आप पहले भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर चुके हो और आपको रिजेक्टेड कर दिया गया है, या पहले आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया था लेकिन आपका बाद में कैंसिल कर दिया गया। तो इन दो केस में आप पहले के असेसमेंट का पेंडिंग असेसमेंट ईयर में सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, अब है आपका रजिस्ट्रेशन कैसा है होता है सेक्शन 12AA में। तो सिंपल सी है, एप्लीकेशन जाती है आपकी कमिश्नर के पास। कमिश्नर अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि जो ट्रस्ट एक्टिविटीज कर रहा है वो जेन्युइन है या नहीं, और वो कंप्लाई कर रहा है सभी अदर लॉ के हिसाब से या नहीं। मींस अदर लॉ से क्या कि वो ईपीएफ में रजिस्टर है या नहीं, जीएसटी में रजिस्टर है या नहीं, ये सब चीज देखता है। अगर उसे सब चीज बढ़िया लगती है तो वो अपना ऑर्डर पास कर देता है रजिस्ट्रेशन के लिए, अदरवाइज वो रिफ्यूज कर देता है। कौन? कमिश्नर, सीआईटी। ठीक है, उसके बाद है वेयर रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 12AA बट आफ्टर दैट सीआईटी इज सेटिस्फाइड दैट की एक्टिविटीज जो है ट्रस्ट की वो जेन्युइन नहीं है। जिस यहाँ पे हमने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा था अब वो एक्टिविटीज उस हिसाब से नहीं कर रहा, या एक्टिविटीज जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं है। ठीक है, और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ, तो वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है। अब कोई टाइम लिमिट है कि कमिश्नर को कब तक रजिस्ट्रेशन के लिए यस और नो बोलना है, तो उसके लिए कि उसे पास करना होगा विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच एप्लीकेशन रिसीव्ड। अगर कर देता है तो बढ़िया है, अदरवाइज हम ट्रस्ट को मान लेंगे कि वो डीम टू बी रजिस्टर हो गया है। ठीक है, अब क्या है ट्रस्ट आपका रजिस्टर हो गया सेक्शन 12AA के ए में, लेकिन आगे जाके ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव में कोई चेंज आ गया, और वो चेंज ऐसा है कि उसके ऑब्जेक्टिव से वो अलग है। किस ऑब्जेक्टिव से? जो कि आपका जिसके व्याप में हम रजिस्टर है अंडर सेक्शन 12AA में। तो उस केस में ट्रस्ट को नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच अडॉप्शन और मॉडिफिकेशन। अगर वो अपने ऑब्जेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन अगर करवाता है या अडॉप्शन करता है जो कि आपके रजिस्ट्रेशन वाले मॉडिफिकेशन से ऑब्जेक्शन से अलग है, तो उसे विद इन 30 days एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब सेक्शन 11 की एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी कब? जब अगर ट्रस्ट कोई प्राइवेट रिलीजियस पर्पस का है, या ट्रस्ट कोई एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को फॉलो करता है। ठीक है, या ट्रस्ट बेनिफिट देता है स्पेसिफाइड पर्सन को, मींस रिलेटिव को, या ट्रस्ट जो इन्वेस्टमेंट करता है वो अदर देन 11(5) या सेफ इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा और किसी में इन्वेस्ट करता है, तो आप जो पहले एग्जाम्पशन ले चुकी हो अब वो नहीं मिलेगी और फर्दर भी नहीं मिलेगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपकी जो अब टैक्स लगेगी वो MMR सेल्फ टैक्सेबल होगी इनकम। क्यों? क्योंकि पहले आपने एग्जाम्पशन ले ली, उसके बाद आपने जैसा वायलेशन करेंगे तो उसकी पेनल्टीज के रूप में आपकी क्या हुआ,
उनने टैक्स रेट बढ़ा दी और टैक्स रेट क्या कर दी, नॉर्मल से उनने कर दी MMR। ठीक है, मीन सेक्शन 13(1) में आपका सिंपल सा है, अगर आपने वायोलेशन करा जो आपके प्रीवियस सेक्शन में दे रखी है, तो उस केस में आपकी इनकम टैक्सेबल होगी एट द रेट ऑफ MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ठीक है, तो उसमें बता रखा है वायोलेशन किस हिसाब का, कि ट्रस्ट जो है आपका प्राइवेट रिलीजियस पर्पस का है, या किसी स्पेशल कास्ट या कम्युनिटी को फॉलो करता है, या स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए, या इन्वेस्टमेंट किसी अदर सिक्योरिटीज में करता है, ये सब चीजें। ठीक है, अब आपका आगे आता है मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। जो आपके स्पेसिफाइड पर्सन ऊपर दे रखा था, तो वो क्या है? तो स्पेसिफाइड पर्सन आपको कोई ऑथर भी हो सकता है, या फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट हो सकता है, या वो पर्सन जिसने डोनेशन कराया आपको 50,000 रुपए से ज्यादा का, ट्रस्ट को 50,000 से ज्यादा का अगर डोनेशन कराए, तो उसे भी हम स्पेशल स्पेसिफाइड पर्सन में लेंगे। या where the founder or donor is a HUF, the member of a HUF somebody, or trustee and manager of such trust, or relative of any founder, donor, member, trustee and manager। ठीक है, any concern in which any of the above person has a substantial interest। तो मीन्स आपके स्पेसिफाइड पर्सन में कितने जने आ गए? वो आ गए आपका कोई फाउंडर हुआ, या ऑथर हुआ, या ऑथर या फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट, या किसी पर्सन ने 50,000 से ऊपर का डोनेशन दिया है ट्रस्ट को, वो। अगर आपका कोई फाउंडर हो या डोनर आपका HUF है, तो ऑल मेंबर। उसके बाद ट्रस्टी और मैनेजर आपके ट्रस्ट के रिलेटिव हुए आपके ऊपर वालों के, वो सब, या ऊपर वाले जो जितने भी है वो आपके किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं। तो रिलेटिव के इधर मीनिंग वही है जो 56(2)(10) में दे रखा है। ठीक है, अब सेक्शन 13(1) के हिसाब से आपको बताया था कि वो अगर अपने स्पेसिफाइड पर्सन को बेनिफिट देता है, तो उसकी एग्जेम्पशन विथड्रॉल कर ली जाएगी और उसे MMR के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसका एक एग्जेम्पशन है, एक्सेप्शन है। इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? अगर वो ट्रस्ट एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है उन स्पेसिफाइड पर्सन को, तो एग्जेम्पशन आपकी विथड्रॉल नहीं होगी, एग्जेम्पशन आपकी विथड्रॉल नहीं होगी, बल्कि जितने की उसने आपकी एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है उन दोनों को, उसकी जो FMB होगी, उसे हम ट्रस्ट की क्या मान लेंगे? इनकम। उससे हम ट्रस्ट की क्या मान लेंगे? इनकम। तो वही बता रहा है एज पर सेक्शन 13(1), if the trust apply income for the benefit of a specified person, then exemption क्या है हमारे? is not available, ऊपर जो नहीं होती थी। लेकिन but if trust is running any educational institution or medical institution, hospital, then exemption under section क्या है हमारे? shall not be denied only because trust providing educational or medical facility to specified person। ठीक है, बल्कि हम उसकी जितने की उसने सर्विस उन स्पेसिफाइड पर्सन को दी, उसकी हम क्या मान लेंगे? इनकम। अब क्या है, हमने देखा था पहले सेक्शन 11(1) में कि ट्रस्ट अपनी जो डोनेशन है या जो इनकम है वो अप्लाई कर सकता है क्या में? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, मींस कैपिटल असर्ट्स में वो अप्लाई कर सकता है। अब अगर वो फ्यूचर में जाके वो कैपिटल असर्ट्स बेचता है और उसमें उसे कोई कैपिटल गेन होता है, तो उसे हम कब मानेंगे कि डीम टू बी अप्लाइड है? उस कैपिटल गेन को हम कैसे मानेंगे कि ये अप्लाई हुआ या नहीं हुआ? तो उसके लिए कंडीशन है सिंपल सी, जो उसे नेट कंसिडरेशन मिला, ट्रस्ट को जो नेट कंसिडरेशन मिला है, वो अगर उसने फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है एक्विजिशन फॉर अनदर कैपिटल असर्ट्स, तो एग्जम्पशन मिलेगी। अगर जो नेट कंसिडरेशन मिला है उसने यूटिलाइज करा है फॉर अनदर
कैपिटल असेट्स को एक्यूपाई करने के लिए, एक्विजिशन के लिए जो एग्जम्पशन मिलेगी, तो पहला कैसा कि उसने फुल्ली यूटिलाइज कर लिया तो फुल्ली कैपिटल गेन आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन उसने नेट कंसिडरेशन का कुछ पार्टली यूटिलाइज करा है तो एग्जाम्पशन आपके कुछ इस हिसाब से मिलेगी। पहली कॉस्ट ऑफ अ न्यू मशीन लेंगे, उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ अ ओल्ड असेट्स, अगर कुछ बैलेंस आता है तो सेल बी एग्जम्प्टेड, अदरवाइज इग्नोर। ट्रस्ट पे आपके टैक्स रेट क्या लगेगा, तो सेम एज इंडिविजुअल स्लैब रेट। अब ट्रस्ट को एक मिलता है एनोनिमस एनोनिमियस डोनेशन। तो इसमें जो इस बार आपकी अमेंडमेंट आई थी कि इस पे आपका सेक्शन 115 बीबीसी लगेगा, 115 बीबीसी लगेगा। तो इस सेक्शन के हिसाब से जो एनोनिमियस डोनेशन है वो आपका टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 30%, एट द रेट ऑफ 30% इन एक्सेस ऑफ हायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक लिमिट के बाद अगर हमने एनोनिमियस डोनेशन लिया है तो वो 30% से टैक्सेबल होगा। तो क्यों 30% से इस बार टैक्सेबल कराया गया, तो उसका रीजन है सिंपल सा कि ट्रस्ट उस डोनेशन का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता था, ट्रस्ट उस डोनेशन का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता था, और उसकी वजह से अभी तक ट्रस्टों ने खूब मौज उड़ाई है। लेकिन इस बार इनने समझा और उसके लिए अब जो लिमिट लिया है, और लिमिट में सिंपल सा उन्होंने कह दिया ठीक है आप रिकॉर्ड मेंटेन मत करिए, हम 30% के हिसाब से आपसे टैक्स लेंगे, 30% के हिसाब से टैक्स लेंगे। लेकिन कब लेंगे, जब वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा चली जाएगा। तो स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, 5% ऑफ द टोटल डोनेशन, जितना भी उसे डोनेशन रिसीव हुआ है उसका 5%, और 1 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, टोटल एनोनिमियस डोनेशन में से इन दोनों के हायर को लेस कर देंगे, अगर कोई बैलेंस बचता है तो उसे 30% से टैक्सेबल करेंगे, अदरवाइज हम नॉर्मल टैक्स रेट ही चलाएंगे। ठीक है, अब क्या भी है, बैलेंस इनकम ऑफ अ ट्रस्ट रेफर पॉइंट शैल बी टैक्सेबल है नॉर्मल टैक्स रेट। ठीक है, ओके। एनोनिमस एनोनिमस डोनेशन रिसीव्ड बाय होली रिलीजियस ट्रस्ट, तो आपका उस पर सेक्शन 115 बीबीसी नहीं लगे, वो आपका जाएगा सिंपल सी सेक्शन 11-12 में के हिसाब से ही उस पर टैक्स लगेगा। रिलीजियस ट्रस्ट मंदिर वगैरह होगा सिंपल में। अब क्या, एनोनिमस डोनेशन रिसीव्ड बाय होली रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, रिलीजियस भी और चैरिटेबल पर्पस तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट है, मींस नॉट टैक्सेबल, फुल्ली एग्जम्प्ट नहीं, नॉट टैक्सेबल है एज पर सेक्शन 115 बीबीसी जो हम ऊपर देख चुके हैं। टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीसी इफ इट इज मेड विद स्पेसिफिक डायरेक्शंस। अब क्या है, टैक्सेबल होगा 115 बीबीसी में कब, जब उस डोनेशन को देते समय उसमें कोई डायरेक्शन लगा दी गई है that कैसी such donation should be used for educational institution, medical institution, hospital run by sisters, कि इन्हीं चीज के लिए होना चाहिए। तो क्या है, अब उसने स्पेसिफाई कर दिया तो सेक्शन 115 बीबीसी आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसने वही बता रखा है कि अगर आपका सेक्शन 115 बीबीसी में नहीं लगा तो आपको नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से होगा। ये इसने और क्लैरिफाई कर दिया इधर। अब जो ट्रस्ट की हम इनकम निकालते कैसे, हमने देख लिया कि क्या एग्जाम्पशन है क्या नहीं है। तो इसमें फॉर्मेट टू सॉल्व ट्रस्ट प्रॉब्लम सिंपल सा, इनकम लेंगे एक्सक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन, क्योंकि आप जानते हो कॉर्पस डोनेशन फुल्ली एग्जम्प्ट है, एंड एनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीसी। क्यों इसे एक्सक्लूड करा, क्योंकि ये 30% होता है। ठीक है, जो भी आपका आया उस पर हम लेस कर देंगे 15% की डिडक्शन स्टैंडर्ड, बैलेंस आपका आ गया 85%, इसे अप्लाई करेंगे फॉर टैक्सेबल पर्पस को
ट्रस्ट पर्पस के लिए अगर हमने अप्लाई करा जो आपको ऊपर बताया गया था तो वो लेस हो जाएगा। अगर हमने कोई एप्लीकेशन डाल रखी है आउटस्टैंडिंग इनकम की ईओ को तो वो आपकी अप्लाई में आ जाएगी। या हमने एक्यूमुलेट कर लिया है 5 साल के लिए तो वो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, आपका जो टोटल हो गया। अब सपोज करो किसी पुराने ईयर में हमने ज्यादा अप्लाई कर दिया था 95% से, तो जो बैलेंस आपका है वो इस साल आ जाएगा। मीन्स जो हमने लास्ट टाइम ज्यादा अप्लाई कर दिया उसका हम कैरी फॉरवर्ड ले सकते हैं। तो वही इनने लिया है, जो कैरी फॉरवर्ड ले लिया। जो अब आपकी बैलेंस इनकम बची वो आपकी इनने टैक्सेबल कर दिया एट द रेट ऑफ नॉर्मल टैक्स रेट। ठीक है, अब आपका इसके बाद आता है आपका हाँ सिंपल सा सेक्शन 1023C। तो हम ऊपर पढ़ के आए थे कि ट्रस्ट को 1023C की एग्जम्पशन मिलती है। क्या दे रखी है एग्जम्पशन? तो इसमें सिंपल से इनकम ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रखा है। 1023C आपको कहीं पर लगता है यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन पे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था है, अगर इन सबको जो हमने ऊपर पढ़ा है इन्हें जो डोनेशन मिलता है उसमें से उस डोनेशन में होली या सब्सटेंशियली फाइनेंस बाई गवर्नमेंट है। वो डोनेशन जो डोनेशन मिलता है इनको, अगर वो डोनेशन होली एंड सब्सटेंशियली फाइनेंस बाई गवर्नमेंट है तो आपका वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। वो आपका फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब सब्सटेंशियली का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ग्रांट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल रिसीव। ठीक है, मीन्स यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन को जो डोनेशन मिलता है उस डोनेशन का 50% ही वो 50% से ज्यादा का डोनेशन हमें गवर्नमेंट के द्वारा मिला गया है तो उसकी इनकम एग्जम्प्ट है फुल्ली। तो वो आपका डोनेशन फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, डोनेशन फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। डोनेशन से मींस इनकम, क्योंकि इन सबकी इनकम क्या है? कोई डोनेशन। ठीक है, अब आपका है अगर सब्सटेंशियली नहीं मिलता तो इनके पास दूसरा पॉइंट होता है, अगर इन सबकी यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एनी अदर हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन व्हिच एग्जिस्ट solely for educational or medical purpose and not for profit and aggregate annual receipt is up to 1 crore। अगर इनकी एग्रीगेट एनुअल रिसीप्ट कितनी है 1 करोड़ की तो भी इनकी फुल्ली इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी फ्रॉम टैक्स। ठीक है, अब क्या है अगर ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, मींस कौन दोनों कंडीशन की हॉस्पिटल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को ना तो गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही 50% से ज्यादा और ना ही उनकी जो टोटल रिसीप्ट है वो 1 करोड़ से कम है, मींस 1 करोड़ से ज्यादा है, तो अब वो एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं तो वो एग्जाम्पशन ले सकते हैं सेक्शन 11 और 12 की। उसके लिए कंडीशन ये है कि उन्हें एओ को एप्लीकेशन देनी होगी अप टू 30 सितंबर तक ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब है सिंपल सा फाइनेंशियल जिस साल के लिए उन्हें एग्जाम्पशन लेनी है 11-12 की, उस साल के खत्म होने के बाद ही वो एप्लीकेशन देंगे। और कब तक देंगे? 30 सितंबर तक। मींस मेरे को 19-20 के लिए एग्जाम्पशन चाहिए तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक मैं एओ को एप्लीकेशन दे सकता हूँ फॉर सेकिंग एग्जाम्पशन। और जो केवल ये नहीं है कि इस एग्जाम 11-12 की एग्जाम्पशन के लिए हमें केवल इन्हीं हॉस्पिटल वगैरह के लिए है, ये सभी के लिए इनकम ऑफ एनी अप्रूव्ड फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस, यूनिवर्सिटी, educational institution or any hospital or other institution approved by CIT commissioner which exists solely for educational and medical purpose and not for profit shall be exempt for tax subject to the certain condition। तो condition क्या है?
This exemption is similar to section 11-12 exemption and condition, and for exemption SSC should make an application up to 30 September 2000 जो भी हो आपका, ठीक है, 30 सितंबर ऑफ द सक्सेसिंग फाइनेंशियल ईयर। आई होप आपको अच्छी तरह से ये चारों ही चैप्टर समझ में आए हो। बहुत ज्यादा मेहनत करी है मैंने इस पे समझने के लिए और उसके हिसाब से आपको समझाने के लिए। अब इसमें एक पॉइंट और था जो आपका एक्यूमुलेशन का पॉइंट था सेक्शन 11(2) में, तो हम पीछे पड़ गए थे। 85% में से अगर वो कुछ करता है एक्यूमुलेशन, तो उसके लिए एक पॉइंट है, अगर एक्यूमुलेशन एक्सीडिंग 15% ऑफ इट्स इनकम shall be maximum 5 year only। ओके, ये आपका नीचे वालों के लिए, किसके लिए, जो आपके जो ट्रस्ट वगैरह ये देखे थे, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है। मीन्स बाकी के ट्रस्ट पे मैक्सिमम 5 के लिए, लेकिन ये इन पर मैक्सिमम 5 ईयर कब लगेगा, जब उनकी 15% से ज्यादा का एक्यूमुलेशन है। अगर वो उससे कम का कर रहे हैं तो उस पर मैक्सिमम 5 तो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर आया है तो प्लीज शेयर एंड लाइक माय वीडियो, जिससे कि जैसे आपको समझ में आया ज्यादा से ज्यादा और भी लोग समझ सकें उसे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट करें, उस कमेंट को देख के मैं आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप फेमस करें, जिससे कि जैसे आप इससे अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, बाकी के लोग भी नॉलेज बढ़ा सकें। तो प्लीज शेयर एंड लाइक माय वीडियो and subscribe and press a bell icon to get more videos like this. Okay, bye bye.